हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का सिनॉप्सिस। यस दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही काफी बड़ा चैप्टर है ये 11th का हमारे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट सिनॉप्सिस ऑफ लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है, बेसिक सा फॉर्मूला आता है, वो है लीनियर मोमेंटम का। आई होप सबको लीनियर मोमेंटम पता होगा। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है ना। देन उसके बाद में हम एंटर करते हैं न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ पे। न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ का जो फॉर्मूला है, एफ नेट इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंड हम चाहे तो लीनियर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, एम बी, मास इनटू वेलोसिटी लिख देंगे। देन उसके बाद में अगर हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और अगर हम उसको डिटेल में ले जाए तो देखिए क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पर दो केस बना सकते हैं। पहला केस क्या होगा, आप एज अ मास को कांस्टेंट ले लीजिए। तो जब आप मास को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, डीवी बाय डीटी, राइट। डीवी बाय डीटी, एम इंटू डीवी बाय डीटी, और डीवी बाय डीटी को हम बोल देंगे एक्सेलरेशन, और वहां पे हमारा फॉर्मूला आ जाता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो ऑलमोस्ट वो केसेस में, जिन केसेस में बॉडी का मास कांस्टेंट होता है, जैसे कोई ब्लॉक हो गया, या जैसे आपके सामने अगर आपकी स्क्रीन पे लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे फोर्स लगाओगे तो उसका मास जो है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। उन केसेस में यूज कर सकते हैं। बट देर आर द केसेस लाइक कि अगर हम कोई भी फ्लूइड की बात कर रहे हैं, जैसे कि वाटर जेट के थ्रू अगर किसी पे फोर्स लग रहा है ना, तो वहां पर मास किस पे डिपेंडेंट होता है, टाइम पे। कितने टाइम तक जो है वो वाटर जेट पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं या हिट कर रहे हैं। तो वहां वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो हम वेलोसिटी को बाहर निकाल देते हैं और डी मास को जो है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। वहां फॉर्मूला आता है एफ इक्वल टू एम डीवी बाय डी। याद रहे ये कौन कौन से, एक तो रॉकेट प्रोपल्शन वाला केस हो गया, वाटर जेट वाला केस हो गया, या कोई भी जो है एग्जॉस्ट गैस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल रहेगा, जहाँ पे हमें एग्जॉस्ट गैस की वजह से कितना फोर्स लगा है वो हमें निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ एक और चीज आप एड ऑन कर दीजिए, डीएम बाय डी को आप क्या लिख सकते हैं, रो ए वी बी लिख सकते हैं। डीएम बाय डी को आप रो ए वी बी लिख सकते हैं। रो क्या हो जाएगा हमारे पास में, डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। ए मतलब हो जाएगा वो एरिया, जिससे अगर ये वाटर जेट है तो ये वाटर जेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। वी मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो। क्लियर है, तो आप डीएम बाय डी को रो ए वी बी लिख सकते हैं। तो वहां से ये जो फोर्स हमें मिल जाएगा, ये फोर्स होगा रो ए वी स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये फोर्स, रो ए वी स्क्वायर। तो ये तो हुआ इसके बारे में क्लियर। देन उसके बाद में हम एक और इम्पोर्टेंट से सेगमेंट पे आते हैं, और वो सेगमेंट है हमारा इम्पल्स। बट ये इम्पल्स भी फोर्स की तरह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स अप्लाइड फॉर ए शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है, इसीलिए हम इम्पल्स का फॉर्मूला बोलते हैं फोर्स इनटू टाइम। ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। जब भी आपको कांस्टेंट फोर्स दिया है, एवरेज फोर्स दिया है, तो आप सिंपल सा क्या कर दीजिए, फोर्स इनटू टाइम कर दीजिए, आपको इम्पल्स मिल जाएगा। देन अनदर मेथड, अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अगर हमारा फोर्स वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तब इम्पल्स निकालना हो तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वाला मेथड। उस केस में आप क्या कर दीजिए, ये रहा आपका फोर्स जो कि टाइम का फंक्शन है, उसको dt की रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए माय डियर, इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए t1 से लेकर t2 तक। क्लियर। एंड देन थर्ड मेथड, तो पहले दो मेथड क्लियर हो गए हैं। थर्ड मेथड, अगर हमारे को फोर्स दिया ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो इम्पल्स का एक और फॉर्मूला बन जाता है, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। हाँ यस माय डियर, यहाँ पर एक जबरदस्त बात होती है कि लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स की यूनिट जो है, डायमेंशनली दोनों ही सेम होते हैं, यूनिट दोनों की सेम होती है। And the fourth method to find the impulse, that is area under the curve। जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वहां एक अंडर द कर्व डेफिनेटली कर पाएंगे। तो जब भी आपको फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दिया गया है, उस कर्व के अंडर में जो एरिया है, वो एरिया ही आपका क्या होगा, इम्पल्स होगा। तो दीज आर द फोर मेथड टू फाइंड द इम्पल्स। देन देर आर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एक बॉल होती है, वो बॉल पे हिट करती है ना, हिट करके वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन में एक शॉर्टकट में आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों मोस्टली ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है। ये देखिए, ये वाला जो आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, ये वाला देखिए, ये इस केस में क्या हो रहा है, एक बॉल जो है किसी वॉल के ऊपर जो है हिट कर रही है, और वो नॉर्मल के साथ माय डियर याद रखना, यहाँ पे बॉल के साथ एंगल नहीं बना रही है, किसके साथ बना रही है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। और वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है विद द सेम वेलोसिटी और सेम एंगल के साथ वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो उस केस में अगर मुझे इम्पल्स निकालना हो, चेंज इन मोमेंटम निकालना हो, तो आपका फॉर्मूला होगा 2mu cos थीटा।
क्या होगा फॉर्मूला, 2mu cos थीटा। बट वही अगर ये एंगल किसके साथ दिया हो, वॉल के साथ दिया हो, तो वहां फॉर्मूला हो जाएगा इम्पल्स का 2mu sin थीटा। क्या हो जाएगा वहां फॉर्मूला, 2mu sin थीटा। क्लैरिटी आ चुकी है। तो दिस इज अबाउट द फोर्स एंड द इम्पल्स। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर, बहुत सारे पुली बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभार हमारे जो है एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए पुली बेस्ड क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला जो एक सिंपल आपको मैं केस जो है डिस्कस करने वाला हूँ, देखिए उसमें क्या होगा। पुली बेस्ड क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो ये वाला जो है इसके अंदर आपको एक पुली दिखाई दे रही है, एवरीबॉडी क्लियर। और पुली पे दो मासेस कनेक्टेड है, M1 एंड M2, एंड दिस पुली इज ए लाइट पुली। स्ट्रिंग जो है वो भी जो है उसका भी मासलेस स्ट्रिंग है। एक चीज याद रखना है, सेम स्ट्रिंग, अगर सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन भी सेम होगा। मतलब M1 और M2 दोनों ब्लॉक पे सेम स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो M1 M2 पे दोनों पे टेंशन सेम लगेगा। उसके बाद में M1 पे टेंशन की डायरेक्शन में कहा होगी, स्ट्रिंग जिधर है टेंशन उधर है, तो स्ट्रिंग कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो M1 पे टेंशन ऊपर की तरफ। M2 पे स्ट्रिंग कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो टेंशन ऊपर की तरफ। क्लियर है। देन उसके बाद में M1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, M1 जिसका वेट लग रहा है, M2 जो डाउनवर्ड में लग रहा है। तो यहाँ इक्वेशन लिखना चाहूँ अगर मैं M1 और M2 का, तो इक्वेशन कैसे लिखा जाता है हमेशा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं M1 का लिख रहा हूँ तो मास M1 इनटू एक्सेलरेशन। क्या M1 और M2 दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, जी हाँ, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। जस्ट M2 का मास ज्यादा है तो M2 नीचे आएगा, M1 का मास कम है तो M1 ऊपर जा रहा है। अदरवाइज दोनों का जो है एक्सेलरेशन भी जो है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब शॉर्ट, अगर मैं अभी पहले चलिए इसको मैं एक मास के लिए बता देता हूँ, फिर मैं आपको सिस्टम का लिखना होगा तो शॉर्टकट बताऊंगा। तो यहाँ देखिए, तो मैं M1 के लिए लिख रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन सा टेंशन दिख रहा है, कौन सा फोर्स दिख रहा है, ये टेंशन T दिख रहा है। जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव ले लीजिए। जो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट है, देखिए M1 जी एक्सेलरेशन के अपोजिट है, इसको नेगेटिव ले लीजिए। क्या इस सिस्टम पे जो नेट फोर्सेस लग रहे हैं वो हो गए हमारे, तो दिस नेट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो दिस इज द फॉर्मूला विच इज द वे टू राइट द इक्वेशन ऑफ फोर्स इक्वेशन फॉर एनी ब्लॉक। अब मुझे अगर पूरे सिस्टम के लिए निकालना है, क्योंकि इस केस में क्या करूंगा, अगर मैं M1 के लिए इक्वेशन लगाऊंगा, M2 के लिए इक्वेशन लगाऊंगा, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो ये सीटी में इतना टाइम नहीं। तो हम वहां पर एक शॉर्टकट के थ्रू निकालेंगे। शॉर्टकट क्या है, कभी भी इस तरह से दो ब्लॉक वाले सिस्टम का मुझे शॉर्टकट निकालना है तो फॉर्मूला है नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग डिवाइड बाय टोटल मास। क्या फॉर्मूला है, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग डिवाइड बाय टोटल मास। आप मुझे बताइए M1 और M2 का आप ध्यान से देखते हैं, कौन सा फोर्स जो है सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि टी और टी, अब अगर मैं पूरे सिस्टम को देखता हूँ तो ये टेंशन सिस्टम के अंदर आ गया, इंटरनल फोर्स की तरह हो गया। तो M2 पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, M2 जी ये सिस्टम को चला रहा है। बट ये वाला M1 जी जो है ये एक्सेलरेशन की अपोजिट है, ये सिस्टम को रिटार्ड कर रहा है। तो नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग में अगर आप देखेंगे M2 जी ड्राइविंग फोर्स होगा, माइनस करना पड़ेगा M1 जी जो एक्सेलरेशन के अपोजिट है, ये सिस्टम को रिटार्ड कर रहा है। ड्राइविंग फोर्स माइनस रिटार्डिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम का टोटल मास है M1 प्लस M2। तो यहां से मुझे सिस्टम का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सिस्टम का मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आई होप ये तरह का आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो याद रखना है, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग डिवाइड बाय टोटल मास, या दूसरा तरीका ड्राइविंग फोर्स माइनस रिटार्डिंग फोर्स अपॉन टोटल मास डायरेक्टली आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन दे देगा। अदरवाइज आपको एक एक ब्लॉक का निकालना पड़ेगा। अगर हम हर ब्लॉक का निकालेंगे तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेना, फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना। क्लियर। चलिए जी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे हम। अब देखिए एक और मैं आपको केस बताता हूँ कि ये तो चलिए हमने इक्वेशन, और इन सेम केस अगर आपको टेंशन निकालना हो तो आप क्या करेंगे, किसी जैसे अभी हमने M1 का इक्वेशन निकाला, उसमें ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से आपको टेंशन मिलेगा। मैं तो आपको बोलूंगा सीईटी में टाइम बचाना है तो ये जो टू ब्लॉक वाला सिस्टम है उसका सीधा याद रख लो, 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी, सीधा याद कर लो। इस पर्टिकुलर केस में लगाऊंगे, सब जगह लगाऊंगे नहीं, टाइम सेव करना है। 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, इसको हम चाहे तो रिड्यूस मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, रिड्यूस मास।
ठीक है, M1 M2 रिड्यूस मास किसको बोलते हैं, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, इसको हम रिड्यूस मास भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगला जो हमारा केस है, अब देखो मैं एक आपको मैंने एक पुली वाला सिंपल सा केस बताया। अब मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ दोस्तों। दूसरा केस क्या हो जाएगा, देखिए इस केस में ये इंक्लाइन प्लेन पे एक पुली कनेक्टेड है, और यहाँ ये रहा M1, ये रहा M2 मास। M2 जो हमारा मास है उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, और माय डियर आप देख पा रहे होंगे M1 का मास की जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, बट इंक्लाइन प्लेन पे आपको M1 जी को रिजॉल्व करना है। तो जो फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है वो क्या है, M1 जी साइन थीटा। हमेशा याद रखेंगे, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन M जी साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन M जी कॉस थीटा। क्लियर है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन M जी साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन M जी कॉस थीटा। मान लेते हैं यहाँ M2 जो है M1 से बड़ा है, M2 नीचे की तरफ आ रहा है, M1 ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ पर भी जब आप क्वेश्चन लिखते हो सीधा शॉर्टकट से निपटाएंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग देखिए, अब टेंशन नहीं लेने का इसमें, क्योंकि टेंशन क्या हो गया है, इंटरनल फोर्स की तरह हो गया है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो ड्राइविंग फोर्स क्या हुआ, M2G माइनस, अब देखिए अलोंग द स्ट्रिंग कौन सा फोर्स आ रहा है, M1G साइन थीटा, और ये एक्सेलरेशन के अपोजिट है तो ये अपोज करेगा, तो इसलिए नेगेटिव में लगाया मैंने। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग अपॉन मास इनटू अपॉन टोटल मास। क्लियर हो गया, दिस इज द वे टू राइट द एक्सेलरेशन का इक्वेशन इन शॉर्टकट वे। इफ यू वांट कि आपको टेंशन निकालना है तो कोई भी एक ब्लॉक ले लीजिए, M2 वाला ले लीजिए। तो M2 पे क्या लगेगा, देखो ड्राइविंग फोर्स होगा M2G, टेंशन एक्सेलरेशन के अपोजिट है तो नेगेटिव में लिया, नेट फोर्स इक्वल टू मास M2 इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया, तो ये एक हमारा मैंने आपको दो पुली से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए हैं। अब हम पढ़ते हैं एक और जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा शॉर्टकट है, वो है लेमिस थ्योरम। क्या है माय डियर, लेमिस थ्योरम। अब लेमिस थ्योरम क्या है, लेमिस थ्योरम की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि लेमिस थ्योरम पे कितने फोर्स लगेंगे, हमेशा थ्री फोर्स लगेंगे, और वो तीनों ही फोर्सेस क्या होने चाहिए, कॉन्करेंट होने चाहिए, सेम पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए। क्लियर, दूसरी बात, सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, मतलब तीनों फोर्सेस का फैक्टर समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हमने यहाँ तीन फोर्स लिए, एक तो F1, F2 और F3, और तीनों ही कॉन्करेंट है, तीनों का वेक्टर सम जीरो है। अब F1 F2 के बीच में एंगल क्या है, गामा। F2 F3 के बीच में एंगल क्या है, अल्फा। F3 F1 के बीच में एंगल क्या है, बीटा। तो ये शॉर्टकट क्या बोलता है, देखो लेमिस थ्योरम क्या बोलता है, इससे हम लोग बेसिकली होगा क्या, दो फोर्स दिए होंगे, तीसरा निकालना होगा, और एंगल दिए होंगे तो वो हम निकाल पाएंगे। कैसे निकाल सकते हैं, देखो F1 अपॉन साइन रूल है, देखो F1 अपॉन साइन, साइन एंगल कौन सा लेना है, जो F1 के जस्ट अपोजिट है, F1 के सामने कौन दिख रहा है, अल्फा। F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 के जस्ट अपोजिट कौन दिख रहा है, बीटा। F2 अपॉन साइन बीटा। F3 के जस्ट अपोजिट कौन दिख रहा है, F3 अपॉन साइन गामा। क्लियर है, तो ये इस तरीके से ये साइन रूल हमारा बन जाता है, लेमिस थ्योरम बन जाता है। बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है दोस्तों, इसको हमें याद रखना है, जस्ट याद रखना है, फोर्स अपॉन साइन ऑफ फोर्स का अपोजिट एंगल, फोर्स के जस्ट सामने देखो F1 के अपोजिट कौन दिख रहा है, अल्फा। क्लियर है, F3 के अपोजिट कौन दिख रहा है, गामा। F2 के अपोजिट कौन दिख रहा है, बीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए जी अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फोर्स, ये थियोरेटिकल टॉपिक आ जाता है। क्लियर, जैसा कि हमें पता है कि हमारे सीईटी के एग्जाम में थियोरेटिकल टॉपिक भर भर के रहते हैं, तो ये एक थियोरेटिकल टॉपिक आ गया। आपको याद रखना है, फोर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है रियल फोर्स, दूसरा होता है शूडो फोर्स। माय डियर, रियल फोर्स जो है जिसके पास एक स्पेसिफिक सोर्स एंड ओरिजिन होता है, शूडो फोर्स के पास कोई स्पेसिफिक सोर्स एंड ओरिजिन नहीं होता है। बट शूडो फोर्स आता कब है, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो माय डियर, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। क्या हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, तभी शूडो फोर्स आएगा। रियल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो रियल फोर्सेस को भी आपने तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। आप देख सकते हैं रियल फोर्सेस को भी जो है थ्री पार्ट्स, थ्री मोर देन, बहुत सारे फोर्सेस हैं। मैं आपको तीन बेसिक फोर्सेस बताता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स जो है इस नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन इस नेचर का सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, पर उसकी रेंज काफी हाई होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशन से स्ट्रॉन्गर है, नो डाउट।
बट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर। और पर इसकी इसकी रेंज जो है वाइड रेंज नहीं होती ग्रेविटेशन जैसी, बट इसकी रेंज भी एक लॉन्ग रेंज हम बोल सकते हैं। न्यूक्लियर फोर्स के अंदर माय डियर दो आते हैं, एक आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, और ये इस नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। सेम टाइम वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या कर रहा है, जो अनस्टेबल न्यूक्ली है उनके डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब दोस्तों यहाँ पर इन सारे फोर्सेस को मैं एक साथ देता हूँ। अगर ग्रेविटेशन फोर्स मान लेते हैं रेशियो की फॉर्म में देख रहे हैं 1 है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 टू द पावर 25 टाइम्स होगा। मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से 10 टू द पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से 10 टू द पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। तो ये याद रखना है, बहुत बार सीधे सीधे पूछा जाता है। क्लियर। देन उसके बाद में आपको यहाँ में एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे सूडो फोर्स की मैं बात कर रहा था दोस्तों। सूडो फोर्स का अगर हमें निकालना, पहली बात हमेशा कब निकालेंगे, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये बस है, और बस को मैंने बस, और ये ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ब्लॉक के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, बस। और बस एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये कितने एक्सेलरेशन से जा रही है, ए एक्सेलरेशन से जा रही है। तो सूडो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, सूडो फोर्स हमेशा लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सूडो फोर्स always act होता है opposite to the direction of acceleration of frame of reference। और ये रहा सूडो फोर्स P इक्वल टू m इंटू P की जगह उसको चलिए F लिख दीजिए, F सूडो फोर्स F P इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका, जिस ब्लॉक पे लग रहा है, एक्सेलरेशन किसका होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। दिल दिमाग में बैठा देना, एक्सेलरेशन किसका है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। क्लियर। और हमेशा कौन सी डायरेक्शन लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कब आता है, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। चलिए जी। अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है लिफ्ट वाला। कौन सा टॉपिक है, लिफ्ट वाला। दोस्तों लिफ्ट वाला जब हम टॉपिक की बात करते हैं, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिफ्ट में आपको वो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए बोलेंगे, जिसको हम एपरेंट वेट भी बोल सकते हैं। आपको याद क्या रखना है, जब लिफ्ट रेस्ट पे होती है तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ती है ना, तो हमारा एपरेंट वेट भी बढ़ता है, नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ता है। वहां पर एक नया टर्म आ जाता है, आप mg की जगह पे जी इफेक्टिव यूज कर लेते हैं। और वही जी इफेक्टिव किसके इक्वल होता है, जब लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन में जी प्लस ए। वही जी इफेक्टिव लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो जी माइनस ए। और जब फ्री फॉल होगा तो ए इक्वल टू जी हो जाएगा, और वहां पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी, हमें वेटलेसनेस वाली कंडीशन मिलेगी। याद रखना है, लिफ्ट रेस्ट पे होगी तो एक्चुअल वेट के इक्वल होगा नॉर्मल रिएक्शन, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हमारा अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से बढ़ेगा। और वहां पर हम अपरेंट वेट का फॉर्मूला m इंटू जी इफेक्टिव अगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, m इंटू जी इफेक्टिव अगर बोलते हैं, तो ये जी इफेक्टिव जी प्लस ए के इक्वल है जब लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। ये जी इफेक्टिव जी माइनस ए के इक्वल है जब लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। ऊपर जाओगे तो लिफ्ट में वेट बढ़ा हुआ दिखाई देगा, नीचे आओगे तो लिफ्ट में वेट कम दिखाई देगा। इस तरह से याद रख सकते हैं। अब दोस्तों लिफ्ट के रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, अपरेंट वेट से रिलेटेड समझ में आ गया, नॉर्मल रिएक्शन समझ में आ गया। अब हम जब सीईटी का बुक पढ़ते हैं, सीईटी में स्टेट टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन वाला पार्ट लॉज ऑफ मोशन के अंदर नहीं दिया है उसमें। अब बाकी आपके बहुत सेगमेंट दे दिया, जैसे वर्क दे दिया है, पावर दे दिया है, एनर्जी दे दिया है, कोलिजन दे दिया है, सेंटर ऑफ मास दे दिया है, ये सब कुछ भी लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही है। तो एज पर सीईटी अभी हम जा रहे हैं, तो वो सारे सिनोप्सिस भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। दोस्तों वर्क की हम बात करते हैं, तो वर्क का सबसे चिंदी फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमने किस लेवल में बोला है कि बेसिक बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर फॉर्मेट में बात करेंगे तो वर्क इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोस्तों वर्क कौन सी क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हुई, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप एफ डॉट एस को क्या लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा बोल सकते हैं। बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट सब लोगों को पता है, एफ डॉट एस इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लेते हैं कि अगर फोर्स हमें कांस्टेंट नहीं दिया है, ना ही वेक्टर फॉर्म में दिया है,
तो हमारे पास में आ जाता है इंटीग्रेशन वाला मेथड टू फाइंड दी वर्क डन। तो हमने फोर्स लिखा जो किसका फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस किया और हमारा एंगल जो है कॉस थीटा वो ले लिया है। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम पे अगर आपको फोर्स किसका फंक्शन दिया हुआ हो, एक्स का फंक्शन दिया हो, वर्क निकालना है तो एफ इंटू डी एक्स करें और लिमिट लगा दीजिए x1 से x2। फोर्स एक्स डायरेक्शन में, dx भी x है तो ऑब्वियसली एंगल जीरो हो जाएगा, तो cos जीरो का वैल्यू 1 रख देगा। थर्ड मेथड टू फाइंड दी वर्क। थर्ड मेथड टू फाइंड दी वर्क, मान लेते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है आपको, एरिया अंडर द, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, एफडीएस हो रहा है, एफडीएस को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व में जाएंगे तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर में जो भी एरिया है वो हमारा वर्क है। तो ये रहा फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, इसके अंडर में ये एरिया दिख रहा है आपको, दिस एरिया इज योर वर्क। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखिए ये एरिया आ गया है एक, उसके बाद में ये देखिए ये वाला एक ये एरिया आ गया है। इन दोनों एरिया को हम ऐड करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, नेटवर्क। इस एरिया में फोर्स नेगेटिव है तो नेगेटिव में रखने का, वहां से ये एरिया भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। दोनों को ऐड करोगे तो आपको नेट वर्क मिल जाएगा। क्लियर। अभी क्या यही मेथड से वर्क निकालने के लिए नहीं, एक और मेथड है, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब अगर क्वेश्चन में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और आपको वर्क निकालना है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, और वो है नेट वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिल दिमाग में बैठा देना है, नेट वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे सिस्टम में, वो सारे फोर्सेस आपको कंसिडर करने, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो या कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, सारे ही फोर्सेस की वजह से जो टोटल वर्क डन आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। क्लियर। देन उसके बाद हम एक और सेगमेंट में बढ़ते हैं। फोर्सेस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है माय डियर। एक है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। थियरी क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस व्हिच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, जो पाथ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। उनमें से एग्जांपल मैं दूं तो ग्रेविटेशन फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है माय डियर, स्प्रिंग फोर्स, electrostatic force, this all are the conservative forces and it does not depends on the path, it depends only on initial and final position. Then उसके बाद हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की दोस्तों। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ पे डिपेंड करते हैं और उसके बेहतरीन एग्जांपल है एयर फ्रिक्शन एंड air resistance. Clear है, friction force and air resistance, these two are the example of non conservative force. इनकी वजह से देखो, आप भी देखो ना, फ्रिक्शन फोर्स, आप जितना पाथ एक्स्ट्रा पाथ या जितना ज्यादा पाथ ट्रैवल करेंगे उतना ही एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई दे आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उसके बाद में हम एंटर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंपलेस्ट फॉर्मूला, चिंदी फॉर्मूला, दैट इज mgh। एच क्या हो गया, रेफरेंस लाइन से हमारे हाइट। अगर हमारे हम रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन के नीचे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, रेफरेंस लाइन पे ही मेजर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। क्लियर। देन उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है, एक और फॉर्मूला देखिए, हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी समझा, अब हम बात कर रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर। के का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, के का मतलब हमारा क्या होने वाला है, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, और एक्स का मतलब होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना स्ट्रेच हुआ है, कितना एक्सटेंड हुआ है। अगर स्प्रिंग है तो कितना एक्सटेंड हुई, एक्सटेंशन और कंप्रेशन दोनों आ जाएगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब स्प्रिंग क्या हो रही हो, कंप्रेस या एक्सटेंड, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, उसको बोलती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। फिर अगर मुझे वर्क डन निकालना है टू स्ट्रेच एनी स्प्रिंग, स्प्रिंग को अगर मुझे स्ट्रेच करना है, वर्क डन निकालना है, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे हम मान लीजिए स्प्रिंग को आप x1 से x2 तक स्ट्रेच कर रहे हैं। कहां से कहां तक स्ट्रेच कर रहे हैं, x1 से x2। ये मान लेते हैं स्प्रिंग की एक्चुअल लेंथ, ऑलरेडी वो x1 लेंथ तक जो है स्ट्रेच है, ये उसका एक्सटेंशन है। हम उसको और एक्सटेंड करना चाहते हैं, x1 से हम उसका एक्सटेंशन x2 बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें हमने कितना वर्क डन किया, तो 1/2 के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, 1/2 के
x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर विल गिव यू दी एक्सटेंशन। क्या देगा ये? एक्सटेंशन विल गिव यू दी वर्क डन ड्यू टू दी एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, और बोल सकते हैं वर्क डन ड्यू टू दी स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग। वो स्प्रिंग है बेटा, स्ट्रिंग नहीं है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स मूव टू द काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे दिमाग में आता है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला हमारे दिमाग में आता है, अगर मैं चाहूं कि मैं लीनियर मोमेंटम के टर्म में लिखूं तो मैं एमवी को एमवी इक्वल टू क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, और वहां से फॉर्मूला मिल जाता है पी स्क्वायर बाय टू एम। दोनों फॉर्मूले बेहतरीन है, याद रखें, हाफ एम वी स्क्वायर और पी स्क्वायर बाय टू एम, वेयर पी इज लीनियर मोमेंटम। कभी कभार आपके पास में क्वेश्चन जो आते हैं, जब हम शॉर्टकट यूज करना है, अगर हमारे पास में वो चेंजेस लेस देन 5%, मोर देन 5% में तो नॉर्मल मेथड, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो P1 को पुट करके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो P2 को पुट करके, और फिर वो परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाओ K2 माइनस K1 अपॉन K1 इंटू 100, वहां से मिलेगा। बट अगर परसेंटेज चेंजेस लेस देन क्या है 5%, तो अप्रोक्सीमेट मेथड लगाओ। और वो अप्रोक्सीमेट मेथड क्या बोल रहा है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था पी स्क्वायर बाय टू एम, तो के को लिख देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी। टू एम तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। पी स्क्वायर लीनियर मोमेंटम में चेंज हो रहा है, तो पावर टू को जो है वो आगे ले लीजिए, पावर आगे ले लीजिए, एंड देन चेंज इन मोमेंटम अपॉन मोमेंटम। मतलब अगर सिंपल बोलूं, अगर बोला हो परसेंटेज चेंज इन दी लीनियर मोमेंटम इज 2%, व्हाट विल बी दी परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप बोलना 2 into 2 हो जाएगा 4%। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। इक्विलिब्रियम में अभी हम ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, एफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। वहां पे यू क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा, यू इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला आता है वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, work done due to conservative force is equal to negative of change in potential energy। वहां से ये फॉर्मूला आया है। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने du बाय dx कर रहा हूँ, मतलब मैंने माना है पोटेंशियल एनर्जी x का फंक्शन, y का फंक्शन है, तो du बाय dy करना। मान लो x y z तीनों का फंक्शन है, तो फिर fx निकालना माइनस ऑफ du बाय dx से, fy निकालना माइनस ऑफ du बाय dy से, fz निकालना माइनस ऑफ du बाय dz से। और यहाँ जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एंड देन उसको fx i के प्लस fy j के प्लस fz k के वेक्टर फॉर्मेट में लिख लीजिएगा। क्लियर? अब यहाँ इक्विलिब्रियम में भी तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम आप देख सकते हैं, ये पाथ लिख रहा है आपको, यहाँ पर ये बॉडी लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी इनिशियल इसको एक बार डिस्टर्ब करता हूँ, क्या ये घूम फिर के वापिस से पोजीशन पे आएगा? बिल्कुल। अगर मैं इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करता हूँ तो इसके पास डेफिनेटली एक टेंडेंसी है कम बैक टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहने वाली। इस पूरे पाथ में आप देख लीजिए, सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट यही है। अनस्टेबल मतलब उसके पास टेंडेंसी है कि अगर मैंने इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया तो ये कभी भी अपनी पोजीशन, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। इसके पास हमेशा टेंडेंसी रहेगी टू मूव अवे फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहती है। आप पूरे पाथ में देख लीजिए, सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इसी पॉइंट पे है जहां ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसलिए अनस्टेबल में है। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब साधु आदमी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये फ्लैट सरफेस देख लीजिए, अगर मैं यहाँ से इस बॉल को डिस्टर्ब करता हूँ तो ये यहाँ आ जाएगा, मतलब ना तो टेंडेंसी टू मूव अवे, ना ही टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट पे, वो है पावर। तो इस तरह से हमने वर्क देख लिया, हमने एनर्जी देख लिया, हमने फोर्स देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं पावर। पावर इक्वल टू होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, है ना, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। वर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, आपको पावर मिलेगा। दूसरा फॉर्मूला इसका हो जाता है हमारे पास एफ वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, है ना। पावर का दूसरा फॉर्मूला, पावर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, और उसको अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो एफ वी कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला आता है यहाँ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी याद रखें, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क विल गिव यू एफिशिएंसी।
परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100 कर देना, तो आपको एफिशिएंसी परसेंटेज में मिल जाएगी। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द पावर। पावर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये भी ना। नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर दैट इज कोलिजन। माय डियर, कोलिजन जो है बेसिकली, पहले मैं काइनेटिक एनर्जी के बिहाफ पे तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा होता है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की अगर मैं बात करूंगा तो हमेशा कोलिजन कोई भी हो, इलास्टिक इन इलास्टिक परफेक्ट इन इलास्टिक, एक चीज हमेशा कांस्टेंट होती है, वो है लीनियर मोमेंटम 100% कांस्टेंट रहेगा। इलास्टिक में स्पेशल क्या है? इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। इलास्टिक में स्पेशल क्या है? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 होता है। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है, देयर इज लॉस इन दी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? लॉस होता है। क्लियर? और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। देन उसके बाद में थर्ड आता है हमारे पास परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। यहाँ पर भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम यूज करेंगे, और यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? लॉस होता है, यहाँ सबसे ज्यादा लॉस होता है, और यहाँ पर ई का वैल्यू 0 होता है। ई का वैल्यू 0 परफेक्ट इनइलास्टिक में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हुआ तो आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी एक दूसरे की चिपक के स्टिक होकर सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। क्लियर? देन इसी कोलिजन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है हेड ऑन कोलिजन, और दूसरा होता है हमारे पास में, इस कोलिजन को हमने हेड ऑन में, एक ही ऑब्लिक में। हेड ऑन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेड ऑन क्या हो रहा है? देखिए, बिफोर कोलिजन जैसे ये इसके पास v1 है वेलोसिटी, है v2 वेलोसिटी, ये देखिए इसके पास u1 वेलोसिटी, इसके पास u2 वेलोसिटी। आफ्टर ये इसके पास v1 है और इसके पास कितना है? v2। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन कंडीशन मैंने बता दिया है, बट बिफोर एंड आफ्टर दोनों ये बॉडी जो है m1 m2 मास सेम स्ट्रेट लाइन पे है। ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन, ये किसी और स्ट्रेट लाइन के साथ में कुछ इनिशियल डायरेक्शन के साथ कोई एंगल वेंगल नहीं बना रहे। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम स्ट्रेट लाइन पे है। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन अगर ये एंगल बनाते हैं इनिशियल पोजीशन इनिशियल लाइन के साथ में, तो उसको बोलेंगे हम ऑब्लिक कोलिजन। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला याद रखना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। v2 v1 क्या है? फाइनल वेलोसिटीज। u1 u2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटीज। क्लियर? अब माय डियर, अब मैं आपको देने वाला हूं ब्रह्मास्त्र। क्या देने वाला हूं? ब्रह्मास्त्र। यस दोस्तों, आज मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। हेड ऑन कोलिजन के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दिया मैंने आपको। दो फॉर्मूले याद रखने हैं फाइनल वेलोसिटी के, वो है, चाहे वो इलास्टिक हो, इलास्टिक हो, परफेक्ट इलास्टिक हो, सब में चलेगा। ई का वैल्यू आपको पता है, उसको ई का वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएंगे। बट यूज करना है किसमें? हेड ऑन में। फॉर्मूला क्या है? v1 इक्वल टू m1 माइनस, माइनस साइन है माइनस ई, आप शायद यहाँ लिख देता हूँ एक बार और, जो बच्चा कॉपी कर रहा है। v1 इक्वल टू m1 माइनस ई m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर हो गया है? एक फॉर्मूला याद रख लो, एक फॉर्मूला याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, 1 को 2 से रिप्लेस करना है, 2 को 1 से रिप्लेस करना है, आपको ये दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो v1 v2 मिलेगा। उसके बाद मान लीजिए इन इलास्टिक कोलिजन से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का भी शॉर्टकट फॉर्मूला है 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इस पार्ट को आप डायरेक्ट रिड्यूस मास भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर देन u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। u1 माइनस u2 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। बिफोर कोलिजन जो है वो है रिलेटिव वेलोसिटी, बिफोर कोलिजन है हमारा। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, हम डायरेक्टली इससे हेड ऑन के क्वेश्चन बना पाएंगे। और माय डियर, मान लीजिए अगर ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन आते हैं तो वहां कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले एक्स में लगाए, फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाई में लगाए। इलास्टिक कोलिजन है तो वहां कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाए। इन तीनों की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर, ऑब्लिक कोलिजन के केस में। तो दिस इज अबाउट दी कोलिजन। और कोलिजन में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, बाउंसिंग ऑफ बॉल। कौन सा आता है? बाउंसिंग ऑफ बॉल। बाउंसिंग ऑफ बॉल यहाँ लिखा नहीं, बाउंसिंग ऑफ बॉल। बाउंसिंग ऑफ बॉल के अंदर बॉल को यहाँ से हम क्या करते हैं? थ्रो करते हैं, और यहाँ आके वो मल्टीपल बाउंसिंग के बाद में वो स्टॉप हो जाती है। तो अगर हमें वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी
आफ्टर द nth बाउंसिंग निकालना है तो फॉर्मूला होगा e टू द पावर n इंटू वी। वी मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी या बिफोर फर्स्ट बाउंसिंग। अगर हमें हाइट निकालना है एच एन आफ्टर nth बाउंसिंग तो वो हो जाएगा e टू द पावर 2n इंटू एच। ये बेसिक फॉर्मूले दोनों आप मिनिमम याद रखें। देर आर मेनी फॉर्मूला उसके अंदर, बट बेसिक ये दो याद रखें, सीईटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। देन अब बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग से सेगमेंट पे, वो है टॉर्क। माय डियर, टॉर्क ऑलरेडी हम सब लोगों को पता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेक्टर फॉर्मेट में इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। क्लियर है? और इसको हम चाहे तो आर एफ साइन थीटा भी बोल सकते हैं। आर साइन थीटा को अगर चाहे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलिए और वहां से फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो दोनों इक्विलिब्रियम देखेंगे, फोर्स इक्विलिब्रियम एंड टॉर्क इक्विलिब्रियम। रोटेशनली भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ट्रांसलेटरी भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा? नेट टॉर्क होगा। क्लियर? तो ये दोनों कंडीशन के हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट इज द सेंटर ऑफ मास। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? पूरी बॉडी का मास किसी एक पॉइंट पे ले जाके कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसी ब्यूटीफुल से पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। यहाँ देखिए टू पार्टिकल सिस्टम लिया है और उनकी ओरिजिन से डिस्टेंस, इसका x1 लिया है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस लिया है x2। तो xcm हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। वही अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखूंगा तो RCM इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस अपॉन M1 प्लस M2। ये क्लियर हो रहा है? ये याद रखें, ये डिस्टेंस x1 x2 कहाँ से है? ओरिजिन से है, और XCM भी कहाँ से मिल रहा है हमें? ओरिजिन से ही मिल रहा है। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला अबाउट द सेंटर ऑफ मास। वही वेलोसिटी में लिखना होगा तो आप क्या करेंगे? VCM इक्वल टू M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। एक शॉर्टकट फाइनल इसके अंदर बता देता हूँ। वो शॉर्टकट क्या है? ये देखिए यहाँ पर ये दोनों मासेस दिख रहे हैं, M1 M2 के बीच का डिस्टेंस दिख रहा है आपको कितना है? R। अब यहाँ पे अगर ये रहा सेंटर ऑफ मास, अगर मैंने अपना ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे ही रख दिया तो XCM हो जाएगा 0। वहां से एक कंडीशन मिलेगी M1 x1 equal to M2 x2, and then we can see that x1 plus x2 equal to r। यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, that is M2r upon M1 plus M2। रखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपको x1 x2 निकालना है, r दिया है, M1 M2 दिया है, तो आप अपना सेंटर ऑफ मास कहाँ रख दीजिए? ओरिजिन पे। ओरिजिन कहाँ रख दीजिए? सेंटर ऑफ मास। तो वहां पे आपका जो फॉर्मूला है XCM इक्वल टू M1 x1 प्लस M2। यहाँ देखिए ओरिजिन ये है तो ये x1 जो है नेगेटिव में आएगा और ये x2 जो है पॉजिटिव में आएगा, डिवाइड बाय M1 प्लस M2। इसमें इसको आप जीरो रखेंगे तो M1 x1 प्लस M2 x2 मिलेगा। दूसरी इक्वेशन x1 प्लस x2 इक्वल टू r। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप x1 x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड दोस्तों, अभी फाइनल इसके अंदर देयर आर मेनी शेप्स, और उन सारे शेप्स का सेंटर ऑफ मास हमें मिनिमम याद होना चाहिए। तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ जो है वो मैं आपके ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से ये सारे शेप्स के सेंटर ऑफ मास, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के सेंटर ऑफ मास हमें याद होने चाहिए। नहीं तो आप चाहें तो आपकी स्टेट टेक्स्ट बुक जो है महाराष्ट्र बोर्ड की, उसके पीछे वाले पेज पे भी ये दिए हुए हैं। हमें हमें ये सारे शेप्स के सेंटर ऑफ मास याद होने चाहिए, कभी कभार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।